क्लास आज का जो चैप्टर है वो लेसन 4 है 9th क्लास के लिए हिस्ट्री का। फॉरेस्ट सेफ्टी मतलब जंगलों की सुरक्षा और कॉलोनिज्म मतलब कि एक सिंपल सा है कि औपनिवेशिक काल में जो है ये इस चीज़ को कैसे इसने प्रभावित किया था। नेक्स्ट चलते हैं डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों का विनाश। वन विनाश जो है उससे आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि डिफॉरेस्टेशन से हम क्या, जब हम डिसअपियरेंस मतलब लुप्त होना जो है किसका, फॉरेस्ट का, जंगलों का, तो उस चीज़ को हम डिफॉरेस्टेशन वन विनाश कहते हैं। लुप्त होने का मतलब एक तरीके से गायब होना होता है, जो चीज़ें हमें दिखनी कम हो जाए या ना के बराबर दिखे, तो वो चीज़ें सिचुएशन क्या कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन या वन विनाश कहलाती है। इसके आगे चलते हैं कि ये किस कारणों से होता है, कॉसेस क्या है इसके, वो भी स्पेशली भारत में। ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ज़मीन की बेहतरी, लैंड टू बी इम्प्रूव के बारे में देखते हैं कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि हमारे देश में क्या हुआ था कि पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से जो है डिमांड किस चीज़ की, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की डिमांड जो है वो वेंट अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसीलिए पीसेंट किसानों ने जो है अपनी कल्टीवेशन खेती लायक ज़मीन की जो बाउंड्री है उसे एक्सटेंड करना, बढ़ाना शुरू कर दिया था। और उसको बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्लियरिंग फॉरेस्ट मतलब जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया था, और जो है नई नई ज़मीन जो है बनानी शुरू कर दी, मतलब कि उन जंगलों को साफ़ करके उस ज़मीन को जो है किस में ले लिया, उन्होंने खेती की ज़मीन में उसका हिस्सेदार बना लिया। अब आगे हम चलते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में जो औपनिवेशिक काल था भारत का, ये हम सबको पता है कि 1947 में भारत अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ है। तो बेसिकली वो पूरा जो 200 साल की जो गुलामी रही है उसके टाइम पे जो है ये जो कल्टीवेशन था, वो खेती की ज़मीन को जो है जंगलों को काट के खेती की ज़मीन को बढ़ाने के जो प्रोसेस था वो रैपिडली बहुत तेज़ी से बढ़ा था, अलग अलग कारणों से। पहला हम कारण देखते हैं कि ब्रिटिश जो है बहुत ज़्यादा एनकरेज एक तरीके से बढ़ावा दे रहे थे किस चीज़ को, कमर्शियल प्रोडक्शन को, मतलब जो व्यापारिक खेती है उसको बढ़ावा दे रहे थे, जैसे जूट हो गया, शुगर हो गई, वीट, कॉटन मतलब कि पटसन हो गया, गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, कपास हो गया, इनको अब अलग अलग कारणों से हो रहा था। वीट और शुगर का तो बेसिकली क्या था, उनकी भी ये थी कि 19th सेंचुरी में वहाँ की भी पॉपुलेशन क्या हो गई थी, इंक्रीज़ होने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी फूड ग्रेन्स की डिमांड को पूरा करने के लिए जो है उन्होंने वीट और शुगर को जो है एक तरीके से बढ़ावा दिया इसकी खेती को। ठीक है, ताकि वो यहाँ से ले जाके वहाँ की जनता को जो है फीड कर सके, भोजन उन्हें प्रदान कर सके। नेक्स्ट चलते हैं, जूट और कॉटन को जो उन्होंने क्यों बढ़ावा दिया था, वो इसलिए क्योंकि जो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये सीधी सी बात है रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, कच्चे माल की तरह, तो इसीलिए जो है जूट और कॉटन की प्रोडक्शन को जो है इन्होंने बढ़ावा दिया, और यहाँ से जो है एक तरीके से इस चीज़ को ले जाके जो है ये वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार माल को जो है दूसरे देशों में बेचते थे महंगे दामों पे। ठीक है, सस्ते दामों पर भारत में खरीदते थे और दूसरी जगहों पे वो महंगे दामों पे बेच देते थे। इसके आगे चलते हम, सेकंड सिस्टम क्या हुआ था, बेसिकली 19th सेंचुरी में जो है उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो फॉरेस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, एक तरीके से अनुत्पादक है, जहाँ पे कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है, वाइल्डरनेस है, सीधी सी बात है, जंगली असभ्य है। अब उसको जो है ख़त्म करके हमें क्या, उन्हें क्या करना चाहिए, कल्टीवेशन की जो लैंड है उसमें बदल देना चाहिए, सीधी सी बात है। जंगलों को ख़त्म करके कल्टीवेशन में खेती की ज़मीन में बदल देंगे तो उन्हें दो तरीके से फ़ायदा होगा। दो तरीके से फ़ायदा कैसे होगा, एक तो देखिए कि उन्हें जो है प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कि चाहे वो व्यापार के लिए हो जाए, चाहे उनकी खेती की ज़मीन के लिए हो जाए, उनकी जो है खाद्यान्न फसलों के लिए हो जाए, तो प्रोडक्शन होगा, वहाँ पे उत्पादन होगा। और दूसरा रेवेन्यू मतलब जो टैक्स है वो दिया जाएगा। कोई भी जंगल की ज़मीन पे टैक्स नहीं देगा, लेकिन अगर वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में आ जाएगी, वहाँ वो व्यक्ति खेती करेगा तो उस पर वो टैक्स पे करेगा। क्लियर, तो इसीलिए जो है उन्होंने जो है जंगलों को जो है काटने को जो है बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट चलते हैं हम, स्लीपर्स ऑन द ट्रैक पे। बेसिकली ट्रैक का हम सबको पता है रेलवे का जो है एक तरीके से, लेकिन इसका फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो एक सिंपल सा है, युद्धों के दौरान जो है जो लड़ाइयाँ हो रही थी 19th सेंचुरी में जो है, हाँ, जो ब्रिटेन था, इंग्लैंड था, वहाँ पे ओक के फॉरेस्ट डिसअपेयर होने लगे, क्योंकि उन्होंने ओक के पेड़ों को बहुत ज़्यादा काटना शुरू कर दिया था। क्योंकि उन्हें जो है रॉयल जो नेवी थी, उनकी जो नौसेना थी, उसके लिए जो है बड़े बड़े जहाज़ बनाने थे, जिससे जो है एक तरीके से वो युद्ध कर सके। तो इसीलिए जो है जब वहाँ पे वो ओक के फॉरेस्ट जो है डिसअपेयर होने लगे, तो उन्होंने कहाँ रुख किया, फिर अपनी कॉलोनीज़ का रुख किया, जहाँ पे उपनिवेशों का रुख किया। ठीक है, जो गुलाम देश थे, और इंडिया उसमें सबसे पहले आता है, तो उन्होंने 1820 में यहाँ सर्च पार्टीज भेजी ताकि वो ओक के जो ऑप्शन में आती हैं लकड़ियाँ, ओक जैसी मजबूत हो, टिकाऊ हो, सीधी हो, तो वैसी लकड़ियाँ भारत में खोजी जा सकी।
और विद इन अ डिकेड ट्रीज वर बीइंग फेल्ड मैसिव स्केल, बेसिकली बहुत बड़े, मैसिव स्केल मतलब बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे जो है जो पेड़ है उनको फेल्ड किया गया, काटा गया, गिराया गया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ से टिम्बर जो है वहाँ एक्सपोर्ट किया गया ताकि वो लोग जहाज़ बना सके, अपने युद्ध जहाज़ जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि भारत में जो रेलवे है उसकी वजह से भी जो है एक तरीके से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। भारत में रेलवे का विस्तार 1850 के दशक में बहुत तेज़ी से हुआ था और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता था, बेसिकली दो तरीके से वहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। जो लोकोमोटिव्स वुड वॉज नीडेड एज अ फ्यूल, बेसिकली फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जा रहा था। और जो ट्रैक्स थी उसको होल्ड करके रखने के लिए जो है स्लीपर्स के रूप में भी इनको यूज़ किया जा रहा था। इसीलिए अगर हम देखेंगे कि जैसे जैसे 1860 तक ये बहुत तेज़ी से जब रेलवे नेटवर्क फैला तो गवर्नमेंट ने जो है इंस्टेंटली इसकी सप्लाई को की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इंडिविजुअल्स को, मतलब ठेकेदारों को कहा जा सकता है, एक व्यक्ति को जो है ठेके देने शुरू कर दिए थे। और ज़्यादातर जो ट्रेन का जो स्लीपर्स वगैरह बनाने के लिए उसके आसपास जहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसके आसपास के इलाके के जो जंगल है, पेड़ है, उसी को काटा जाने लगा। और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बिना किसी भेदभाव के सारे पेड़ों को जो है कंटिन्यू काटा जाने लगा। जिसका जो हम प्रभाव है वो ये देखते हैं कि रेलवे ट्रैक के आसपास से जो है जंगल जो है वो डिसअपेयर होने लगे थे, गायब होने लगे थे। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांटेशन, बेसिकली बागान। बागानों की अगर हम बात करें तो बागान की संख्या जो है, इसको जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में लिया जाता है, वैज्ञानिक वानिकी का हिस्सा माना जाता है बागानों को। क्यों? क्योंकि ये वैज्ञानिक तरीके से जो है खेती की जाती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उसको जो है काटा जाता है अलग अलग एक तरीके से, विच आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बेसिकली नेचुरल फॉरेस्ट में क्या होता है, अलग अलग स्पीसीज़ के जो है पेड़ होते हैं, एक ही जैसे पेड़ नहीं होते हैं ना, तो ट्रीज वर कट डाउन, उन्हें काट दिया जाता है और उसकी जगह पे वन टाइप ऑफ ट्री वॉज प्लांटेड इन अ स्ट्रेट रो, मतलब एक सीधी रेखा में एक ही प्रकार के जो पेड़ है उसको लगा दिया जाता है और इस प्रोसेस को प्लांटेशन कहा जाता है। क्लियर? और अगर हम देखते हैं कि बेसिकली जो नेचुरल फॉरेस्ट को काट के जो है उन्होंने किन चीज़ों की जो है प्लांटेशन या बागान लगाए थे, टी, कॉफ़ी और रबड़, इन चीज़ों के जो है बागान लगाए थे। क्योंकि उस समय यूरोप में जो है इसकी जो नीड है, इसकी डिमांड जो है वो यूरोप के समुदायों में बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उन्होंने जो है फॉरेस्ट को काट के जो है उस जगहों को जो है यूरोपियन प्लांटर्स को, मतलब वहाँ के जो बागान मालिक हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उनको बहुत सस्ते चीप रेट्स पे जो है उसको बेच दिया था, भारत की ज़मीनों को। ठीक है, ताकि वो वहाँ पे जो है टी, कॉफ़ी और रबड़ के बागान लगा सकें। अब इससे एक नीचे जो है एग्जांपल देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे बेसिकली बीच में जगह छोड़ी गई है और इस साइड भी और इस साइड भी लाइन वाइज जो है पेड़ लगाए गए हैं एकदम सीधी रेखा में। तो ये क्या है, एक बागान का एग्जाम्पल है कि ये भी एक किसी चीज़ का बागान ही है। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपके कि राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, बेसिकली जो व्यापारिक, जो वाणिज्य की जो फॉरेस्ट्री या जंगल है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, व्यापार करने के लिए या व्यापार के उद्देश्य थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में जब ब्रिटिशर्स ने ये जाना कि जंगल उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, कितने रिसोर्सफुल है, तो वो इस चीज़ से परेशान हो गए कि जो लोकल पीपल है, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, वो जो है रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज, बेसिकली बहुत लोकल पीपल है वो भी इसको यूज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो ट्रेडर्स है, जो व्यापारी है, वो भी जो है अंधाधुंध जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, समाप्त होते जा रहे हैं। तो इसके लिए इस चीज़ को जो है सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उन्होंने एक जर्मन एक्सपर्ट को बुलाया था जिसका नाम डेट्रिक्स फ्रेडिस था। ठीक है, उसको जो है एक तरीके से पहला कहा जाता है फर्स्ट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया का पहला जो है वन का जो है एक तरीके से इंस्पेक्टर कहा जाता है, जनरल इंस्पेक्टर। तो उसने क्या जो है सलाह दी थी, ब्रैडिस रियलाइज डैट, उसने जो है महसूस किया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, ये जो है एक तरीके से जंगलों के लिए। और पीपल हैड टू बी ट्रेन इन द साइंस ऑफ कंजर्वेशन, जो लोग हैं उनको जो है बताना चाहिए कि संरक्षण जो है वो कैसे किया जा सकता है जंगलों का। और दिस सिस्टम वाज नीड अ लीगल सेक्शन, बेसिकली। और ये जो है ऐसे ही नहीं बताना चाहिए बल्कि लीगल सेक्शन, मतलब कानून के अनुसार जो है इसको कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित किया जाना चाहिए। ब्रैडिस ने जो है इंडिया में कहा जा सकता है कि उसने क्या जो है सेटअप किया था, फॉरेस्ट सर्विस इन 1864 में जो है उसने जो है हेल्प की थी क्या बनाने में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865। क्लियर? इसके बाद जो है उसने जो है क्या किया था, द इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने सेट किया था देहरादून में 1906 में। आई थिंक इसका एक आपको जो है
पिक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यही है द इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून, भारत का जो है देहरादून में जो है ये इसकी फ़ोटो है। इसके आगे हम चलते हैं कि इसके बाद जो है उन्होंने और क्या किया था। उन्होंने एक सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था जिसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहते हैं। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री में ऊपर भी आपको बता चुकी हूँ, बेसिकली प्लांटेशन के ही प्रोसेस को कहा जाता है। उसी प्लांटेशन उसका ही एक हिस्सा है। एक ऐसा सिस्टम है, अ सिस्टम ऑफ अ कटिंग ट्रीज, बेसिकली जो पेड़ है उनको काटा जाता है, कंट्रोल बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। लेकिन उसके काटने की, पेड़ों को काटने की जो संख्या होती है वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, मतलब वन निदेशक के, ठीक है, वनों के जो एक इंस्पेक्टर है उसका पूरा डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है। इन विच ओल्ड ट्रीज आर कट, जिसमें पुराने ट्रीज को काटा जाता है और न्यू वन प्लांटेड, नए जो पेड़ है उसको जो है एक तरीके से बनाया जाता है, उसको प्लांट किया जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ आपको पता ही चल गया कि जो है साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है कि पुराने पेड़ों को काटा जाता है, उसकी जगह नए पेड़ लगाए जाते हैं, और पेड़ों को काटने की संख्या को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद जो है वो पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि एवरी ईयर, मतलब एक साल में जो है कितने पेड़ों को या कितना जो है इलाका प्लांटेशन का वो क्लीन किया जाएगा, उसको जो है काटा जाएगा। द एरिया कट वॉज द रिप्लांटेड, और जितना एरिया कट किया जाएगा वहाँ पे रिप्लांटेड मतलब दोबारा से दूसरे जो पेड़ है वो लगाए जाएंगे, ताकि कुछ सालों बाद उसको भी दोबारा से काटा जा सके। क्लियर? ये एक सिंपल सा सिस्टम है जहाँ पे जो पेड़ है उसको भी प्लांट किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसको ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसके साथ चलते हैं कि अभी मैंने बताया था कि ऊपर उन्होंने एक लॉ बनाया था 1865, जिसको बाद में जो है 2 बार जो है उसको जो है चेंज किया गया, अमेंडमेंट द्वारा संशोधित किया गया, ठीक है, 1878 और 1927। बेसिकली 1878 में जो संशोधित किया गया था उसके अनुसार जो है फॉरेस्ट को जो है डिवाइड कर दिया गया था 3 पार्ट्स में, रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट। विलेज फॉरेस्ट बेसिकली ऐसे जंगल थे जहाँ से जो है विलेजर्स या गाँव वाले जो है आसानी से सामान ला सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। प्रोटेक्टेड में जो है जो सुरक्षित वन थे बेसिकली कहा जा सकता है, उन वनों में उन्हें परमिशन के साथ जो जाने पड़ता था, और रिजर्व आरक्षित वनों में बिल्कुल नहीं जा सकते। देखिए आगे पॉइंट भी मैंने ये लिख जो हम करवा रखा है, द बेस्ट फॉरेस्ट वॉज कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें सबसे अच्छी लकड़ी पाई जाती थी उन्हें रिजर्व फॉरेस्ट, आरक्षित वन घोषित कर दिया गया था। लेकिन विलेजर्स कुड नॉट टेक एनीथिंग, जो गांव वाले वो वहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते थे, फॉर देयर ऑन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए, ठीक है। और अगर उन्हें जो है बिल्डिंग मतलब घर बनाने के लिए या फ्यूल के लिए, लकड़ियाँ जलाने के लिए जो है उन्हें चाहिए, तो वो प्रोटेक्टेड वनों से ले सकते थे जो सुरक्षित है लेकिन परमिशन के साथ, या फिर विलेज फॉरेस्ट से ले सकते थे जो ग्रामीण वन कहलाए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं कि हाउ वर द लीव्स ऑफ द पीपल अफेक्टेड, बेसिकली इन सारे नियमों की वजह से जो वहाँ के लोग थे उनका जीवन जो है वो कैसे प्रभावित हुआ था। तो ये हम सबको पता है कि जो विलेजर्स होते हैं वो कैसा जंगल पसंद करेंगे, वो मिक्सचर ऑफ स्पीसीज, बेसिकली जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पेड़ पाए जाएंगे, उस प्रकार का जो जंगल है, नेचुरल फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है, वो पसंद करेंगे, जहाँ से उन्हें फ्यूल मिल जाएगा। फ्यूल मतलब कि आप सबको पता है कि लकड़ी जलाने के लिए ईंधन की लकड़ी मिल जाएगी। फॉडर मतलब चारा मिल जाएगा उनके जानवरों के लिए। लीव्स मतलब पत्तियाँ जो है इकट्ठी कर पाएंगे। पर इसके अपोजिट अगर मैं एक अच्छे जंगल की परिभाषा जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए कहूँ कि क्या होगी, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ वो अच्छा जंगल है जहाँ पे उन्हें शिप्स बनाने के लिए जो है, बिल्डिंग बनाने के लिए और रेलवे बनाने के लिए जो है क्या मिले, अच्छी मजबूत टिकाऊ लकड़ी मिल सके, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दे नीडेड ट्रीज दैट कुड बी प्रोवाइड हार्डवुड, हार्डवुड का मतलब मजबूत, एंड वर्ल्ड टॉल जो है लंबी हो, स्ट्रेट हो बिल्कुल, ठीक है, मतलब मुड़ी वगैरह ना हो उसमें, जो है कर्व्स कम हो, ठीक है, बिल्कुल सीधी हो। तो ऐसी ज़मीन को जो है, ऐसे जो है जंगलों को सॉरी वो पसंद करेंगे। सो पर्टिकुलर स्पीसीज लाइक टीक एंड साल, बेसिकली टीक और साल का जो पेड़ था, सागौन और साल का पेड़, उन्होंने इसको जो है प्रमोट किया था। क्लियर? बेसिकली ये जो कानून बनाया गया था इसकी वजह से जो आम जनता थी उसके एवरीडे प्रैक्टिसेस, मतलब जो डेली लाइफ है जिसमें वो अपनी जो है अपने लिए जो है लकड़ियों को काटते थे, अपने घर बनाते थे, चारा जो है चारागाह वगैरह थे, अपने जानवरों को वहाँ चराते थे, फ्रूट्स और रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें इकट्ठा करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, शिकार वगैरह करते थे। अब ये सारी चीज़ें क्या हो गई है, बिकम इलीगल, अब ये गैर कानूनी हो गई है, ठीक है। जिसकी वजह से लोगों को क्या करना पड़ा, पीपल वर नाउ फोर्स टू स्टील, चोरी करनी पड़ी उन्हें उन लकड़ियों की जंगलों से, ठीक है। और अगर वो पकड़े जाते हैं तो देवर मर्सी मतलब दया पर जो है, वो भी किसके, फॉरेस्ट गार्ड मतलब जंगल के जो सुरक्षा कर्मी है उनकी दया पर वो जो है निर्भर रहते थे, जिसका फ़ायदा फॉरेस्ट गार्ड उठाते थे। उनसे क्या लेकर, टेक ब्राइब्स मतलब एक तरीके से जो
पैसे लेकर, रिश्वत लेकर जो है वो उनको छोड़ते थे, ठीक है। और इन सारी कानूनों से सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हुई, किसको हुई थी, वुमेन्स को, औरतों को हुई थी, क्योंकि जो फ्यूल वुड है, ईंधन की लकड़ी है, वो औरतों को ही जाकर जो है इकट्ठा करना पड़ता था। इसीलिए जो है महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। इट वॉज ऑल्सो कॉमन। और ये सारी चीज़ें के अलावा एक चीज़ कॉमन होती थी, जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह होते थे या जो सुरक्षा कर्मी, फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होते थे, वो जो है लोगों को जो है हैरेस करते थे, उनका शोषण करते थे, उनसे फ्री में जो है खाना जो है मांगते थे। क्लियर। अब इसके आगे चलते हैं कि इन जो है फॉरेस्ट रूल ने जो है कल्टीवेशन मतलब खेती करने वालों को कैसे प्रभावित किया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इस चैप्टर का, जिसमें आपको अच्छे से याद रखना है कि अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये मैंने कुछ लिखे भी हुए हैं पॉइंट के फॉर्म में, आप देख सकते हो। सेंट्रल अमेरिका, चितनमैन और टावी इन अफ्रीका, ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। इंडिया में कई जगह पे इसे दया, पेंडा, पेवा, नेवर, झूम अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका मीनिंग एक ही है। ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है खेतों को जलाते हुए दिखाया गया है, जंगलों को इनफेक्ट जलाते हुए दिखाया गया है, पेड़ों को। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक हिस्सा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का एक नॉर्मल सा हिस्सा है, जहाँ पे वो फॉरेस्ट को कट करते हैं, काटते हैं या फिर बर्न उसे जला देते हैं, ठीक है। रोटेशन में मतलब कि टाइम टू टाइम, मतलब अलग अलग जगह पे, ठीक है, मूव करते करते। और उसके बाद अगर एरिया को जलाया गया है तो वहाँ पे सीड्स जो है वो छिड़क देते हैं उस एसिड में, उस राख में। और जिसकी वजह से फर्स्ट मानसून जब होता है, पहली बरसात होती है, तो क्रॉप जो है वो हार्वेस्ट करने के लायक, मतलब काटने के लायक हो जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। और इसी चीज़ को जो है लगभग वो कपल ऑफ ईयर, मतलब लगभग 2 या 3 सालों तक जो है वो वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद लेफ्ट अलाउड 12 to 18 ईयर्स, 12 से 18 साल के लिए उस ज़मीन को जो है खाली छोड़ देते थे, ताकि वहाँ पे फिर से जंगल उग जाएंगे। क्लियर। फिर जो है फॉरेस्ट ग्रो बैक, और इसके बाद ये मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन दिस प्लॉट। और यहाँ पे जो है फसल जो है उसका जो मिश्रण है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता था, अलग अलग तरह की फसलें जो है ये उगाई जा सकती थी, और ये ज़मीनें जो है बहुत फर्टिलिटी वाली होती थी, उपजाऊ होती थी, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं यूरोपियन फॉरेस्टर। लेकिन जो यूरोप से लोग आए थे, जो अंग्रेज आए थे, उन्हें जो है ये जो प्रैक्टिस थी खेती का, ये तरीका था, ये हार्मफुल लगता था जंगलों के लिए, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो है जंगल को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे फेल्ट दैट लैंड विच हैज़ यूज, उन्हें ऐसा लगता था कि जो लैंड यूज की जा रही है कल्टीवेशन के लिए एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ टाइम बाद, वैसी ज़मीनों पर जो है किस तरीके के रेलवे टिम्बर, मतलब कि रेलवे के लिए मजबूत जो लकड़ी है वो जो है इकट्ठा नहीं कर पाएंगे या उगाई नहीं जा सकती, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, उन्हें ऐसा लगता था। इसके साथ साथ उन्हें ऐसा लगता था कि जब भी जंगलों को जलाया जाता है तो जो इम्पॉर्टेंट लकड़ी थी उनके लिए, वैल्यूएबल टिम्बर थे, जो इम्पॉर्टेंट लकड़ी थी वो भी उस आग में जो है जल जाती थी, ठीक है, जिससे उनका नुकसान होता था। इसके साथ साथ उन्हें ये भी लगता था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो एक तरीके से रिकॉर्ड रखना है, सीधी सी बात है ना, कल्टीवेशन किया जा रहा है, खेती की जा रही है, तो उसको टैक्स भी तो वसूल करेंगे, है ना। तो उस टैक्स का रिकॉर्ड रखना शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बहुत मुश्किल हो जाता था उनके लिए। क्लियर। ये 3 पॉइंट है जिसमें हमें पता चलता है कि क्यों अंग्रेज जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का विरोध कर रहे थे, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कर दिया, बैन कर दिया, जो है एक तरीके से उसको जो है पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो है डिस्प्लेस हो गई, उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा था, फॉरेस्ट चले गए थे, बहुत से लोगों ने अपना ऑक्यूपेशन, अपना व्यवसाय बदल दिया था, और कुछ लोग जो थे क्या हो गए थे, रिबेलियंस, विद्रोही हो गए थे। क्लियर हो गया। हु कुड हंट, शिकार कौन कर सकते थे, ये हमें भी पता है कि जंगल कानून बनने से पहले जो आसपास के लोग थे वो जो है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीवन के लिए वहाँ पे जो है अलग अलग जानवरों का जो है शिकार करते थे। बेसिकली डियर्स हो गए, हिरन हो गए, पैट्रिडेस, तीतर हो गया, या छोटे छोटे एनिमल्स हो गए जैसे खरगोश वगैरह हो गए, और उन्हीं को वो खाकर अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब कानून बन गया था, वन कानून, तो उसके बाद जो है शिकार क्या हो गया, प्रोहिबिटेड हो गया, मतलब उसको जो है रोक दिया गया था। जो भी शिकार करते हुए पाया जाता था उसको पनिश किया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का ट्रेडिशन रहा है कि यहाँ पे शिकार जो है आराम से टाइगर्स या दूसरे जो क्रूअल एनिमल्स है या जो हिंसक जानवर है उनका जो शिकार है, नोबैलिटीज़ जो है, जो अमीर वर्ग है या जो राजा वगैरह रहे, मोनार्ची रहे हैं, वो सदियों से करते आए ओवर द सेंचुरीज, कोई नई बात नहीं है। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी लार्ज एनिमल्स, जो बड़े एनिमल्स थे, उन्हें ऐसा लगता था कि वो किसके प्रतीक है, जंगली है, वाइल्ड है, प्रिमिटिव, असभ्य है, ठीक है, और उनसे जो है समाज को जो है बचाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्होंने जो है डेंजरस जो एनिमल होते थे जैसे शेर हो गए, बाघ, चीता, तो इनको मारना जो है ब्रिटिशर्स जो है वो कंटिन्यू रखा था। उन्हें एक तरीके से शौक
कहते हैं ना कि शिकार का जो शौक था वो पूरा करते थे, और उन कहना था कि इसके ज़रिए वो इंडिया को सिविलाइज करेंगे, मतलब सभ्य बनाएंगे इंडियंस को, ठीक है। और दे गेव रिवॉर्ड फॉर द किलिंग टाइगर्स, वो जो है इनाम भी मिलता था बेसिकली, अलग अलग कंपटीशन, जैसे आजकल जो है मैच होते हैं ना क्रिकेट मैच, वैसे पहले शिकार के जो है मैच हुआ करते थे, कंपटीशन हुआ करते थे, और जो टाइगर्स या वुल्फ्स को जो है या बड़े एनिमल्स को मारने पे जो है रिवॉर्ड इनाम भी दिया जाता था। क्लियर। और इनको मारते समय वो ये कहते थे कि जो कल्टिवेटर्स है, बेसिकली जो खेती करने वाले लोग हैं, ये उनके लिए थ्रेट है, उनके लिए जो है खतरा है, इसके लिए उन्हें मारा जा रहा है। और जो रिजर्व जो एरिया था वहाँ पे भी ये लोग जो है हंटिंग करते थे, और ये बहुत बाद में जो है इनके जीवन को भी जो है एनवायरमेंटलिस्ट, बेसिकली पर्यावरणवादी जो है, कंजर्वेटिव जो है, सुरक्षा जो है देने वाले लोगों ने जो है ये कहा कि जो इन्हें है वो नहीं मारना चाहिए, इनको भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज ऑफ एनिमल को जो है समाज में होना चाहिए, ये हमारे जो है एक तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत लाभदायक है। तब जाके इसको जो है रोकने के बारे में सोचा गया था। अब आगे देखते हैं कि न्यू ट्रेडर्स एंड न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो कैसे जो है फैले, नए नए व्यापार, नए नए रोज़गार, नई नई सर्विसेज जो है वो कैसे लोगों को मिली। अगर मैं बोलूँ कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ ने जो है अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, मतलब जो पारंपरिक उनका व्यापार था, उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो नए नियम बनाए गए थे जंगलों के, उसके अनुसार उन्हें मजबूर होना पड़ा उसे छोड़ने के लिए, ठीक है। और ये जो है इसकी वजह से ये सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में था। फ्रॉम द मिडिवल, अगर हम मध्यकाल का भी भारत देखें तो वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो आदिवासी समुदाय हैं वो जो है एलिफेंट हो गए, या फिर जो अलग अलग जानवर हो गए, उनके सींग, या फिर उनकी जो दांत थे हाथियों के, सिल्क हो गया, या फिर जो है बम्बू हो गया, मतलब जो क्या बाँस के वो हो गए, लकड़ियाँ हो गई, स्पीसीज जो फाइबर, इन सब की जो है वो क्या करते थे, व्यापार करते थे अलग अलग जगहों पे। बंजारा समुदाय उस समय रहते थे, तो जो ये व्यापार उनके लिए बहुत आसान हो जाता था, क्योंकि वो एक जगह टिक के नहीं रहते थे, घूमते रहते थे, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के मैनी लार्ज यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स टू द सोल, बेसिकली उन्होंने अलग अलग जो जगह थी उसको जो है सोल एक तरीके से बेच दिया था, और उस पर जो है ग्रेजिंग और हंटिंग, मतलब कि जो जानवरों को चराना है और जो शिकार करना है, दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। इसीलिए जो पैस्टोरलिस्ट थे, जो चरवाहे समुदाय थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है, अलग अलग समुदाय हुआ करते थे। क्लियर। और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था अंग्रेज़ों ने, कि जो इस एक इलाके में जो है इन समुदायों को क्रिमिनल ट्राइब्स जो है घोषित कर दिया था। इसके साथ साथ इनके जो काम वगैरह थे उस पर जो है निगरानी रखी जाती थी, इन्हें फैक्ट्रीज, माइंस वगैरह में काम कराया जाता था गवर्नमेंट के सुपरविजन में, उनके निरीक्षण में। क्लियर। तो इसके साथ साथ अब इनकी जो वेजेस थे वो बहुत कम होती थी, कंडीशन काम करने की बहुत ख़राब होती थी, मतलब बेसिकली जैसा इंग्लैंड में मजदूरों की हालत थी पहले 18वीं सेंचुरी में, वही हाल यहाँ पे था। और इन्हें जो है आसानी से दे कुड नॉट रिटर्न ईजली, ये बहुत आसानी से अपने घर भी नहीं जा सकते थे, इन्हें वहाँ पे जो है एक बंधक की तरह जो है, मजदूरों की तरह जो है रखा जाता था। अब आगे हम पढ़ते हैं कि रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, बेसिकली जंगलों के जो कानून वगैरह बनाए गए थे, इसका जो विरोध है वो कैसे किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये रिबेलियन ऑफ फॉरेस्ट में जो है आप एक जगह के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम बस्तर है। ये रहा इसका छोटा सा इलाका है, बेसिकली आप सबकी बुक में मैप में आपको शो हो जाएगा। अब इसकी फ़िज़िकल सिचुएशन जो है आप अच्छे से देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं कि मूवमेंट्स की, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग जो है इसको एक तरीके से लीड कर रहे थे। अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो अल्लूरी सीताराम राजू थे, बिरसा मुंडा जो है छोटा नागपुर में थे, ठीक है, संथाल परगना में जो है सिद्धू और कानू थे। तो मतलब अलग अलग जगहों पे जो ये छोटे छोटे आदिवासी समुदाय थे, तो इनको जो है लीड करने वाले भी अलग अलग लोग थे। अगर मैं बस्तर की बात करूँ तो बस्तर जो जगह है वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या क्वालिटी थी, हम एक सिंपल सा पढ़ के चलेंगे कि यहाँ पे जो है अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समुदाय रहते थे। मारिया, मुरिया, गोंडा, ध्रुव, बत्रा, सरबस, बेसिकली अलग अलग समुदाय के नाम है ये। और ये अलग अलग भाषा, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे। इनके कस्टम और बिलीफ जो थे वो एक ही जैसे थे, पर भाषा इनकी अलग थी, लेकिन जो विश्वास है, जो धार्मिक परंपराएं वगैरह है, क्रियाकलाप है, वो एक जैसे थे बस्तर में रहने वाले लोगों के, ठीक है, जो एकता के सूत्र में इन्हें बांधते थे। इसके आगे हम चलते हैं कि पीपल ऑफ बस्तर बिलीव डैट द ईच विलेजेस वॉज गिवन इट्स लैंड। उन्हें ऐसा लगता था कि हर एक गांव को उसकी जो ज़मीन है वो अर्थ को जो है अर्थ ने दी है, धरती माँ ने दी है, और उन्हें उसे रिटर्न करना है। दे लुक आफ्टर द अर्थ ऑफ मेकिंग सम ऑफरिंग एट ईच एग्रीकल्चर, मतलब उन्हें वापस क्या करना है, उन्हें ऐसा लगता था कि जो फसल उपजाते हैं वो उनको जो है कहते हैं ना कि उन्हें जो है चढ़ाया जाता था, उन्हें वापस किया जाता था उस ज़मीन के बदले में, जिस ज़मीन पर उन्होंने फसल उगाई है।
इन एडिशन द अर्थ द शो रिस्पेक्ट, जो है रिस्पेक्ट जो शो करते थे, उनके लिए सम्मान शो करते थे, दिखाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि जो रिवर है उसमें भी आत्मा है, माउंटेन्स में और जो है फॉरेस्ट में जो है उनकी आत्माएं जो है बसी हुई है, वो भी जो है जीवित है, लिविंग बीइंग है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने गाँव के लिए जो है कुछ रूल्स बनाए हुए थे, जैसे कि हर एक विलेज की जो है एक बाउंड्री होती थी, जिसको लोकल पीपल जो है वहाँ के उस विलेज में रहने वाले जो लोकल पीपल है वहाँ वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज उस बाउंड्री के अंदर आने वाले को जो है इस्तेमाल करते थे। अगर कोई दूसरे गांव का इंसान जो है उस गांव की जो है चीज़ को चाहिए, उसे एक सीधी सी बात है, पीपल फ्रॉम द विलेज वांट टू टेक सम वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट अनदर विलेज, मतलब दूसरे गांव से कोई जो है चीज़ चाहिए उसे जंगलों से, तो दे पे, उन्हें एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ता था। एक स्मॉल फ़ी जो है पे की जाती थी, जिसे देवसारी, डांड या मान भी कहा जाता था। उसके बदले में, जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसे वगैरह देते हैं ना, तो वैसे उन्हें भी करना पड़ता था किसी दूसरे गाँव से लेने में, ठीक है। इसके साथ हम चलते हैं कि सम विलेजेस ऑल्सो प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट। बेसिकली वो लोग जो है अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगलों को जो है प्रोटेक्ट करते थे, और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर वॉचमैन वगैरह रखे होते थे। और अगर वॉचमैन नहीं है तो हर घर वॉचमैन रखे होते थे, अगर नहीं है तो हर घर से कोई ना कोई जाता था उसकी जो रखवाली करने के लिए। और जो वॉचमैन रखे जाते थे उनको सैलरी कहाँ से मिलती थी? उसकी सैलरी जो है पे करने के लिए जो है ईच हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट सम ग्रेन टू पे देम, मतलब कुछ अनाज जो है वो देते थे उस वॉचमैन को, ताकि उसको जो है उसका घर का खर्चा चल सके। और हर साल पे जो है अ बिग हंट वेयर द हेडमैन ऑफ द विलेजेस इन अ परगना, बेसिकली एवरी ईयर देयर इज़ अ बिग हंट, बेसिकली एक बड़ा जो है डिस्कशन या मीटिंग होती थी जिसे कहा जाता है, जिसमें जितने भी जो है एक तरीके से उस फॉरेस्ट, उस जंगल से या उस गांव से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे जो है डिस्कस किया जाता था इशूज़ को। क्लियर? अब आगे चलते हैं द फियर्स ऑफ पीपल। अब इतनी सारी चीज़ें हमने देख ली, तो अब वहाँ के लोगों को जो है क्या प्रॉब्लम हुई थी, क्या दिक्कत हुई थी, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया। 1905 में जो है 2/3 जो जंगल है उसको जो है रोक दिया था। वहाँ पे क्या चीज़ें, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, हंटिंग को जो है वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करने से जो है रोक दिया लोगों को, जिसकी वजह से वहाँ के लोग परेशान हो गए। कुछ लोगों को जो है उन्होंने अलाउ किया था रिजर्व फॉरेस्ट में जो है जाने से, लेकिन उनकी कंडीशन थी, उन्होंने एक शर्त रखी थी। क्या शर्त थी? कि वही लोग रिजर्व जंगलों में जा सकते हैं, वहाँ से अपने ज़रूरत के सामान ला सकते हैं, जो क्या, दे वर्क फ्री फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो फ्री में जो है जो वन समुदाय है, वन के अधिनिषेक है, उनके लिए फ्री में जो है बिना किसी काम के जो है पैसे के जो है कार्य करेंगे। और सिर्फ कार्य ही नहीं करेंगे, जो है कटिंग द ट्रीज, मतलब लकड़ियों को काटेंगे, ट्रांसपोर्टिंग, एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, और प्रोटेक्टिंग, मतलब उस जो जंगल है उसको जो है प्रोटेक्ट भी करेंगे, सुरक्षा करेंगे, किससे? फायर से, आग से, ठीक है। जिसको जो है एक तरीके से, और यहाँ जो आसपास रहने, और ऐसी जगहों को क्या कहा गया था? फॉरेस्ट विलेज, जंगली जो है गांव कहा गया था, जंगल गांव। अब आगे चलते हैं पीपल ऑफ द अदर विलेजेस, और दूसरे जो विलेजेस थे या दूसरे जो लोग थे इनके अलावा वो डिस्प्लेस हो गए, उन्हें अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था विदाउट एनी नोटिस, और बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के। और कंपनसेशन, मतलब उन्हें उनके घर से निकालते टाइम कोई कंपनसेशन या फिर कोई जो मुआवजा है वो भी नहीं दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ उन्हें घर से निकालने का ऑर्डर दे दिया गया कि बाहर निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि बहुत जो विलेजर्स थे उन्होंने बहुत टाइम तक सफ़र किया था, उन्हें दिक्कत हुई थी। उन्हें जो है जो ज़मीन थी उस पर जो है रेंट देना पड़ता था, मतलब टैक्स देना पड़ता था, और फ्री में जो है उनसे लेबर ली जाती थी। और गुड्स बाय द कॉलोनियल ऑफिसर, उनकी जो सामान वगैरह थे जंगल के, वो जो है कॉलोनियल जो गवर्नमेंट होती थी उन्हें दे दिया जाता था। इसकी वजह से वहाँ पे जो है इनिशियल वाज टेकन द ध्रुवस ऑफ द कांगर फॉरेस्ट व रिजर्वेशन द फर्स्ट टू प्लेस। बेसिकली यहाँ पे हम विरोध के बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो जगह है ध्रुवास, कांगर फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है, जहाँ के लोगों को ध्रुवास कहा जाता है, और जंगल जो है कांगर फॉरेस्ट कहलाता है, वहाँ पे रिजर्वेशन सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया था, और वहाँ का जो एक लीडर जो बहुत फेमस था, बेसिकली कोई एक लीडर नहीं था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जिसका नाम हमें सुनाई देता है उस टाइम पे, तो गुंदाधुर था बेसिकली जिसका नाम था, और वो नेथानार जो है उस गांव से था, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट फिगर हमारे सामने आती है, बेसिकली नॉर्मल है कि कोई ना कोई जो है एक लीडर की तरह सामने आता है जो ज़्यादातर कार्यों में हिस्सा लेता है, तो गुंडाधुर उस समय वहाँ पे था, ठीक है। 1910 में जो है कहा जाता है
कि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी विलेजर्स जो है उसका यूज़ करते थे, वो क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे थे, चिलीज़ का, एरोज़ का, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या अपना संदेश पहुँचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे थे। मिर्ची हो गई, तीर हो गए, ताकि दूसरे गाँव वालों के लोगों को भी जो है, विद्रोहियों को जो है उनमें शामिल किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि देवर एक्चुअली मैसेजेस का है, यही मैंने बताया था कि दूसरे विलेजर्स को जो है रिबेल्स में, विद्रोह में शामिल होने के लिए एक मैसेज की तरह ये यूज़ किया जा रही थी चीज़ें, जिसकी वजह से जो गांव वाले थे उन्होंने भी जो है रिबेलियन के जो एक्सपेंसेस थे, मतलब उनके जो खर्चे होते थे उसमें कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करते थे, एक हिस्सेदारी लेते थे। इसके बाद जो ये आंदोलन हुआ था इसमें क्या किया गया था, बाज़ारों को लूटा गया था, हाउसेस को जो है जला दिया, बाज़ारों को लूटा गया, हाउसेस को जलाया गया, जिसमें बहुत सारी जो ग्रेन्स वगैरह थी, जो अनाज वगैरह थी, उन्हें जो है, जो आम आदिवासी समुदाय थे या जो गांव के लोग थे जंगलों के आसपास रहने वाले, तो लूटने के बाद वो ग्रेन्स, जो अनाज वगैरह लूटा जाता था, वो उन्हीं को दे दिया जाता था, उनमें बांट दिया जाता था, ठीक है। और जो स्कूल्स या पुलिस स्टेशन वगैरह होते थे, जो गवर्नमेंट जो बिल्डिंग्स होती थी, उनको जला दिया जाता था, उनके रिकॉर्ड जला दिए जाते थे, उन पर अटैक किया जाता था। और ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ और सिर्फ अटैक उन पे हो रहा था जो कॉलोनियल स्टेट से, मतलब औपनिवेशिक शासक से या फिर ये कानून से, ऑपरेसिव लॉ से जो है किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस जो विरोध हो रहा था, ये आंदोलन जो चल रहा था, इसको जो है दबाने के लिए जो है ब्रिटिशर्स ने जो है अपनी ट्रूप्स, अपनी सेना भेज दी थी। आदिवासी लीडर्स ने कोशिश की कि बातचीत के जरिए इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, नेगोशिएशन जो उनका समूह आया है आदि जो ब्रिटिशर्स का, उसे वापस भेज दिया जाए। पर ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने अपने कैंप्स वहाँ पे जो है लगाए और फायर अपॉन देम, मतलब जितने भी जो आदिवासी या जो उस समय जो आंदोलन करने वाले लोग उनके शिकंजे में आए, उनके पकड़ में आए, उन सबको फायर कर दिया, मतलब शूट कर दिया था, उन पर गोलियाँ चला दी गई थी। इसके बाद देखते हैं आफ्टर डैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस, और उसके बाद वो जो है वहाँ पर पेट्रोलिंग वगैरह भी करते थे और मार्च थ्रू द विलेजेस, और जो लोग पकड़े गए उनको पनिश किया गया था, उनको टॉर्चर किया गया था, विद्रोहियों को। मोस्ट ऑफ विलेजेस वर डेजर्टेड एज द पीपल फ्लड देयर इनटू द जंगल्स, बहुत से लोग जो हैं वो जंगल में भाग गए थे। और ये जो सारा किस्सा चल रहा था, ये विद्रोह चल रहा था, विद्रोह को दबाने की जो कोशिश ब्रिटिशर्स कर रहे थे, उसमें उन्हें लगभग 3 महीने लग गए थे। फरवरी से मई तक का जो महीना लग गया था पूरा वापस उस पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन फिर भी जो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हमने एक गुंडा धूर के बारे में पढ़ी थी, वो उसके हाथों नहीं आया था, मतलब वो पकड़ा नहीं गया था। इस सब का जो रिजल्ट हुआ, एक छोटा सा हम ये देख सकते हैं कि जो विक्ट्री थी रिबेलियंस की, बेसिकली विद्रोहियों की, वो छोटी सी थी कि ये जो रिजर्वेशन का जो सिस्टम चल रहा था, इसे कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया, मतलब जो है आगे बढ़ा दिया गया। और जब इस चीज़ को लागू भी किया गया तो जो रिजर्वेशन का जो इलाका था उसको रिड्यूस कर दिया गया, कम कर दिया गया, ठीक है। हमने ऊपर ही पढ़ा था 2/3 जो जंगल था उसको रिजर्व कर दिया गया था, उसका इलाका कम कर दिया गया था 1910 में, ठीक है। और अगर मैं आज की भी बात करूँ, क्या आज भी ये आदिवासी आज़ाद है? हम तो आज़ाद हो गए 1947 में, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी इन आदिवासियों के साथ वैसा ही जो है बर्ताव हो रहा है। जो इलाके जो हैं उनके एक तरीके से जंगल थे, जो इस जंगल जो एक उनकी ज़मीन थी जहाँ पे वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, अब वो क्या इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है उसे कंटिन्यू जो है काटा जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, जो वैसे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1970 में वर्ल्ड बैंक ने जो है 4,600 हेक्टेयर की जो ज़मीन थी जिसमें नेचुरल साल फॉरेस्ट था, मतलब वहाँ पे साल के जो पेड़ थे वो ज़्यादातर पाए जाते थे, उसको काट कर उसको रिप्लेस कर ट्रॉपिकल पाइन, मतलब कि जो अनानास है, पाइन का जो है एक तरीके से जंगल जो है वो लगाने की जो है एक ट्रॉपिकल पाइन के जो पेड़ है वो लगाने की जो है उन्होंने जो है पेशकश की थी, जिससे जो है पेपर इंडस्ट्री, मतलब उसकी जो लुगदी निकलती है, जो दूध निकलता है कट करने से उस पेड़ पे, उससे जो है कागज़ बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जो है उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि ये सारी ज़मीन जो है उसको काट के जो है ये जो ट्रॉपिकल पाइन के जो पेड़ है वो लगाया जाए, ताकि उसके पल्प से जो है हम पेपर्स बना सके, जिसका विरोध जो है वहाँ के लोकल एनवायरमेंटलिस्ट, मतलब वहाँ के जो पर्यावरणवादी हैं, उन्होंने जो है आंदोलन किया, विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, जिसको रोका गया। जिसके बाद ये जो क्रिया थी इसको रोकी गई, वर्ल्ड बैंक का जो एक तरीके से प्रपोजल था उसको ख़त्म किया गया। तो सोचिए आज भी जो है हमें बार बार जो है आंदोलन करने पड़ते हैं अपने ही जंगलों को बचाने के लिए। हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन उनकी आज़ादी अभी भी उतनी नहीं है जितना हमारे लिए है। वो आज भी अपने लिए कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। और कई आप आंदोलन वगैरह जो है हिंसक रूप में भी देखते हो, नक्सलवादी आंदोलन वगैरह, ये उसी का ही एक फॉर्म है, लेकिन वो हिंसक है, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा की बात हम पढ़ेंगे। बेसिकली इंडोनेशिया में एक जगह है जावा, और जावा जो है एक ऐसी जगह है जो आज की डेट में राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। बेसिकली यहाँ पे जो चावल की खेती है वो बहुत ज़्यादा की जाती है, इसीलिए यहाँ पर भी एक टाइम पे ऐसा था कि डचों का शासन था। जैसे हम पे ब्रिटिशर्स का शासन था, यहाँ पे डचों का शासन था। उन्होंने भी जो है वहाँ के फॉरेस्ट को जो है कंट्रोल करने के लिए इंडिया की तरह ही जो है अलग अलग रूल्स लेकर आए थे। वहाँ पे भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई थी। वहाँ के भी लोगों को जो है टिम्बर जो है, डच के लोगों को क्या चाहिए था, लकड़ियाँ चाहिए थी मजबूत और टिकाऊ, ताकि वो अपने लिए जो है जंगी जहाज़ बना सके। ठीक है। और वहाँ की जो एक तरीके से देयर आर मैनी विलेजेस इन द फर्टाइल प्लेन्स, वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जो बेसिकली प्लेन्स एरिया में है, मैदानी इलाकों में है। ठीक है। बट देयर वर ऑल्सो मैनी, वहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटी समुदाय हैं जो माउंटेन्स में रहती है, पहाड़ों में रहती है, और जो क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मैंने पहले ही बताया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, झूम खेती एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह मिलेगी, बस अलग अलग नामों से। क्लियर। इसके आगे देखते हैं कि वुड कटर जो है, जावा के जो लकड़हारे थे वो कैसे थे, उनका समुदाय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे जो कलंक समुदाय है जावा का, वो जो है कहा जाता है कि सबसे अच्छा जंगलों की लकड़ियों को काटने में एक्सपर्ट है, स्किल्ड है, बेसिकली परिशिक्षित है ना, कहा जा सकता है। जो उसकी जो एक तरीके से जंगलों को काटने की जो स्किल है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और ये क्या करते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स भी हैं एक तरीके से, जो झूम खेती का कार्य है वो भी ये करते हैं। इसके साथ विदाउट देयर एक्सपर्टीज़, ये डच इसके लिए कहा गया कि बिना इनके एक्सपर्टीज़ के, मतलब कि बिना इनकी मदद के, इनके इस स्किल के जो है वहाँ के जंगलों को काटना, हार्वेस्ट करना, टीक्स को, मतलब कि जो पेड़ है उनको काटना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। इसीलिए जो है किंग जो है, अगर अगर उसे कभी भी कोई पैलेस वगैरह या फिर जो है महल वगैरह बनाना हो, लकड़ियों की आवश्यकता हो, तो वो इसी समुदाय के लोगों को जो है हायर करते थे इस कार्य के लिए। इसके साथ देखते हैं कि जब डच ने जो है इस ज़मीन पे कब्जा करना शुरू किया, तो उन्होंने भी जो है यही चीज़ किया। उन्होंने कोशिश की कि जो कलंक समुदाय है उसके जो वर्कर्स है वो उनके अंदर आके जो है काम करने लगे। लेकिन 1770 में जो है कलंक्स ने जो है वो विद्रोह कर दिया था जावा में, और इसको जो है दबाने की जो है डचों ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। क्लियर। इसके आगे चलते हैं कि डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है, उन्होंने कौन सा जो है तरीका इस्तेमाल किया था वहाँ पे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि उन्होंने जो है नाउ वुड कुड ओनली बी कट फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। अब उन्हें जो नियम बनाए थे, उन्होंने जो जंगलों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड उन्होंने भी कर दिया। तो अब जो लकड़ियाँ थी वो स्पेसिफिक, मतलब कुछ विशेष कारणों से ही जो है काटी जा सकती थी, जैसे कि रिवर के लिए जो है बोट्स वगैरह बनाने के लिए, हाउसेज घरों के बनाने के लिए। ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ कब काट सकते थे, सुपरविजन, मतलब कि कोई ना कोई जो है वन महानिदेशक या वन जो गार्ड्स है उसके जो है निर्देशन में ही काट सकते थे, अदरवाइज़ वो काटने की परमिशन उन्हें नहीं थी। इसके साथ देखते हैं कि अगर वो इसके अलावा भी काटते थे, विलेजर्स को जो है पनिश किया जाता था इसके लिए। ठीक है। अगर उनके जो जानवरों को वो वहाँ चराते थे तो, और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि जो जंगलों से होकर रास्ते गुजरते थे वहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टिंग के लिए भी उन्हें परमिट की आवश्यकता थी, उस जगहों पे जाने के लिए भी परमिट की आवश्यकता थी, ट्रैवल करने के लिए भी परमिट की आवश्यकता थी, अपने जानवरों को वहाँ चराने के लिए भी परमिट की आवश्यकता थी। परमिट का मतलब एक पास है जहाँ पे अगर जानवरों को चराने वो जा रहे हैं तो उसके जाने की डेट भी लिखी होगी, आने की डेट भी लिखी होगी। ठीक है। और कितने जानवर जा रहे हैं इसकी पूरी जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगी। नॉर्मली पास का मतलब यही होता है। ठीक है। इसके साथ देखते हैं कि जैसे इंडिया में किया गया था कि सिर्फ बिल्डिंग्स और रेलवे बनाने के लिए जो है फॉरेस्ट को जो है डिस्ट्रॉय किया गया, वही चीज़ वहाँ पे की गई। वहाँ पे भी जो है ऑल दिस रिक्वायरमेंट, और ये सारी जो है फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, उसको काटने के लिए जो है हमें किसकी ज़रूरत होती है, लेबर की ज़रूरत होती है, ताकि वो लोग जो है पेड़ों को आसानी से काट सके। ये मैंने ऊपर ही बताया था कि कलंक समुदाय वहाँ पे जो है पेड़ों को काटने में एक्सपर्ट था। और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट द लॉग्स, बेसिकली जो लॉग्स है, लकड़ी के बड़े बड़े जो गट्ठे होते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है भेजने के लिए भी जो है हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी। स्लीपर्स के लिए बनाने के लिए भी जो है हमें लेबर की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक रूल निकाल दिया। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट इम्पोज द रेंट। बेसिकली जो लैंड ऑलरेडी लोगों के पास है उसके ऊपर क्या रेंट पे जो है वो लागू कर दिया था कि उन्हें एक रेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और अगर किसी को उस रेंट से बाहर आना है, जो खेती की ज़मीन है उस पर रेंट लगाया गया, उस रेंट से बचना है, तो उन्हें क्या करना होगा, उन्हें फ्री लेबर देना होगा जो है डचेस को। लेबर के साथ साथ उनके पास अगर जानवर है, बफेलोस वगैरह, तो उस लकड़ी को जो है काटने के बाद उस पर ढोकर दूसरी जगह पर ले जाना भी होगा, वो भी फ्री में। ठीक है।
तो इसके बाद जो है, और इस चीज़ को उन्होंने जो है सिस्टम जो है ब्लाडिस्टन सिस्टम कहा था। इसके आगे हम चलते हैं कि इसके बाद जो है उन्हें ऐसा लगने लगा कि जो फ्री में जो कार्य वो करवा रहे हैं रेंट के बदले में, रेंट ज़्यादा है और उनका काम कम है, उन्हें ये लगने लगा। और इसके बदले उन्होंने क्या किया कि ये जो फ्री वाला सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने कहा कि उन्हें रेंट तो देना ही देना है, और जो कार्य करेंगे उसके लिए उसमें स्मॉल वेजेस, मतलब थोड़ा सा जो पैसे है वो दे देते थे बस। इसके साथ साथ जो है बट देयर राइट टू कल्टिवेट फॉरेस्ट एंड लैंड वॉज रिस्ट्रिक्टेड। पर कल्टिवेट फॉरेस्ट मतलब जंगलों को काटना, अपनी खेती को, ज़मीन को बढ़ाना, वो जो रूल था वो रिस्ट्रिक्टेड ही रहा, उसको रोक ही लगाई रखी उन्होंने। अब देखते हैं सामिन चैलेंज। जैसे हमने इंडिया का पढ़ा था, इंडिया में भी विद्रोह हुआ, वैसे वहाँ पर भी विद्रोह हुआ। वहाँ पे जो विद्रोह हुआ था, कहा जाता है कि 1890 में हुआ था। श्रोन्तिको सामिन ने, बेसिकली नाम है ये एक व्यक्ति का, जो किस गाँव में रहता था, रैदुम बुलांतुंग विलेज में रहता था। टीक फॉरेस्ट था बेसिकली वो, वहाँ पे भी जो है लकड़ी जो है अच्छी पाई जाती थी। वहाँ पे जो है एक तरीके से ऑनरशिप, बेसिकली उनका मानना था कि वो ज़मीन जो है उनकी है ना। वो क्वेश्चन करने लगे कि इसकी ज़मीन का जो मालिक है वो कौन है, डचीज तो नहीं है, इस मालिक का जो है एक तरीके से भगवान ने दी है तो ये सबकी है। वो क्या कहते थे कि स्टेट हैड नॉट क्रिएटेड द विंड। उनका कहना था कि जो सरकार है उसने विंड, हवा नहीं बनाई है, वाटर, जल भी नहीं बनाया, अर्थ मतलब पृथ्वी का भी निर्माण नहीं किया, लकड़ी का भी निर्माण नहीं किया है, तो ये उसके मालिक कैसे हुए, है ना। तो इसीलिए जो है उन्होंने वाइड स्प्रेड मतलब बहुत बड़े पैमाने पे धीरे धीरे एक मूवमेंट, एक आंदोलन चल गया था, जिसमें 1907 में लगभग 3000 जो फैमिलीज थी वो इस आइडिया को मानती थी। और इस आइडियाज़ को मानने वालों को क्या कहा जाता था, सामनिस्ट कहा जाता था। और इसीलिए इस आइडिया को मानते हुए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया उन्हें सामनिस्ट प्रोटेस्टेड कहा गया, मतलब विद्रोह करने वाले, ठीक है। इसके साथ जो है हम देखते हैं कि इन्होंने जो है अपने प्रोटेस्ट का जो तरीका था वो क्या रखा था। उन्होंने रखा तरीका कि जब भी डचिस के मतलब अधिकारी आते थे ज़मीन का सर्वे करने के लिए, तो ये ज़मीनों पे क्या होते थे, लेट जाते थे, ले डाउन, ठीक है, ज़मीनों पे लेट जाते थे और उसे सर्वे नहीं करने देंगे, उस ज़मीन को मापने की परमिशन नहीं देते थे। इसके साथ जो भी टैक्स या जो भी रेंट उन्होंने जो है ज़मीन पे जो है लगाया था उसको मना कर दिया, और जो भी फ्री में लेबर वो करवाते थे उस कार्य को करने से भी मना कर दिया। क्लियर। अब आगे आते हैं वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन। वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको अच्छे से समझ लो कि जो युद्ध थे उस समय के, उसकी वजह से जंगलों पे क्या प्रभाव पड़ा, जंगल कैसे डिस्ट्रॉय हुए। तो सबसे पहले हमें भी पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसी टाइम पे हुए थे, जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वहाँ पे पड़ा था। अगर मैं इंडिया की भी बात करूँ तो इंडिया में भी जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उन्होंने जो है ट्रीज़ को बहुत बड़े पैमाने पे काटा था, ताकि जो है वो युद्ध के लिए जो है जंगी जहाज़ के लिए जो है लकड़ियाँ इकट्ठी कर सके, ठीक है। और जावा में भी सेम हुआ। जापानीज, जब जावा पे जो है जापानियों ने, जापानीज ने जो है कब्जा कर लिया था, तो डच जब भागने लगे, वापस जाने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, जितनी भी लकड़ी उन्होंने ऑलरेडी काटी हुई थी उस सारी जगहों को जो है उन्होंने क्या किया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसे बर्न कर दिया। बर्निंग अ ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक, बेसिकली बड़े बड़े जो लकड़ियाँ काटी हुई थी, लट्ठे, लॉक्स जो है इकट्ठा कर रखे थे, उन्होंने उस पूरे जगह को जो है क्या किया, जला दिया, जिसे उन्होंने भस्म कर भागो नीति का जो है नाम दिया था। अब पहले तो जावा से भागते हुए जो है डचीज ने उस लकड़ियों को डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जब जापानीज ने उस जगह पे कब्जा कर लिया तो उन्होंने जो है फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया था अपने वॉर के यूज़ के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, ठीक है। तो दोबारा से जंग एक्सप्लॉइट हुए, क्लियर। और बहुत सारे जो विलेजर्स थे उन्होंने इस जो मौका था इसका फ़ायदा उठाया और जंगलों को काट के अपनी जो खेती की ज़मीन है उसको बढ़ा लिया, ठीक है। तो एट लास्ट इन सारी क्रियाओं में क्या डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से हो रही है, वन विनाश हो रहा है, जंगलों का जो खात्मा हो रहा है। और अगर हम देखते हैं कि जब वॉर ख़त्म हो गई, इसके बाद भी जो ज़मीन ऑलरेडी साफ़ हो चुकी थी, जिस ज़मीन पे खेती की जा रही थी जंगल की ज़मीन पे, वो ज़मीन वापस जो है जंगल में परिवर्तित नहीं हो पाई। जो लैंड है उसको दोबारा से जंगल बनाना बहुत मुश्किल का कार्य था। और इंडिया में भी आज भी क्या होते हैं, पीपल्स नीड फॉर एग्रीकल्चर लैंड हैज़ ब्रॉट दैम द कॉन्फ्लिक्ट। अब जो ज़मीन ऑलरेडी खेती में जो कन्वर्ट कर दी गई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं या जो जंगलों के ऑफिसर्स हैं, उन दोनों में हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद होते रहते हैं जंगलों को लेकर या उसकी सीमाओं को लेकर, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। न्यू डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री, बेसिकली जो फॉरेस्ट्री है, जो जंगलों को जो है नया जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ है, हमारा विकास कैसे हुआ है, इसकी वजह से हमारे विचार कैसे परिवर्तित हुए। 1980 के बाद गवर्नमेंट जो थी अक्रॉस द एशिया और अफ्रीका की, उन्होंने साइंटिफिक फॉरेस्ट्री
पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट हैज़ बी रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट। बेसिकली उन्होंने अलग अलग चीज़ें साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को जो है बढ़ावा दिया था, जो आसपास की कम्युनिटीज़ थी उन्होंने इसका विरोध किया था, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब मतभेद बहुत ज़्यादा हो रहे थे, गवर्नमेंट के बीच में भी और जो स्थानीय समुदाय वहाँ पे रह रहे हैं उनके बीच में भी। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेदर देन द कलेक्टिंग टिम्बर हैज़ बिकम अ मोर इम्पॉर्टेंट गोल। अब उन्होंने क्या किया कि कलेक्टिंग टिम्बर मतलब लकड़ी को इकट्ठा करना, उसको काटना जो है, अब उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। क्या इंपॉर्टेंट रह गया था गवर्नमेंट के लिए? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब जो जंगल है उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल। इस जो गोल है, ये जो उन्होंने जो है एम रखा है, उद्देश्य रखा है इसको पूरा करने के लिए, ताकि जो फॉरेस्ट है उसको जो है बचाया जा सके और लोग जो है वहाँ पे रह सके, और उनको इन्वॉल्व किया इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पास है जंगलों के वो वही लोग हैं। शहरों से लोग जाके जो है उसको जो है एक तरीके से सुरक्षा तो देंगे नहीं, तो जो आसपास के लोग हैं उसको इन्वॉल्व करके जंगलों को सुरक्षित रखने का कार्य शुरू किया। और बहुत सारे केसेस में अगर मैं इंडिया की बात करूँ, जहाँ पे मिजोरम, केरल है, वहाँ पे जो है लोगों ने सर्वाइव किया है। उन्होंने जो बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड दैम इन सैक्रेड, बेसिकली उन्होंने अलग अलग जो समुदाय है, सान्नास, देवरकुंड, कान, उन्होंने जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है और जंगलों को प्रोटेक्ट भी किया है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम चिपको मूवमेंट से ले सकते हैं, जो बहुत फेमस हुआ था इंडिया में। इसके साथ हम चलते हैं कि ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स है ये वहाँ की पेट्रोलिंग भी करते हैं, विलेजर्स भी जो है पेट्रोलिंग करके उसको जो है सुरक्षा जो है देते हैं। और इसके लिए जो है हर एक घर की जो है टर्न होती है, टर्न वाइज टर्न, मतलब एक दिन एक घर का व्यक्ति जाएगा, दूसरे दिन दूसरे घर का व्यक्ति, इससे पूरा गांव जो है इसमें इन्वॉल्व रहता है। लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो एनवायरमेंट पर्यावरणवादियों के साथ मिलकर जो है जंगलों का मैनेजमेंट करती हैं, और इसके ज़रिए जो है ये चीज़ें सुरक्षित रह पाती हैं। क्लियर? अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूँ जो आपको अच्छे से याद ही रखनी है, वो सबसे पहली पॉइंट आपका आ जाएगा, सबसे पहला पॉइंट आपका डिफॉरेस्टेशन, उसके रीजंस आ जाएंगे जिसमें लैंड टू बी इम्प्रूव्ड आ जाएगा, स्लीपर्स आ जाएंगे, यूथ पोथ आ जाएगा, प्लांटेशन, बागान आ जाएंगे। इसके बाद कमर्शियल फार्मिंग, जो रूल बनाए गए थे वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 1878 का जो एक्ट था उसमें कैसे जो है जंगलों को डिवाइड किया गया, लोगों का जीवन उससे कैसे प्रभावित हुआ, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसे अफेक्टेड हुआ, उसको लोगों ने कैसे रोका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? हंट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो ट्रेडिंग वाला भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन बस्तर का रिबेलियन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बस्तर के लोगों की क्या विशेषताएं हैं, कैसे उनके जो है एक तरीके से सोच है, क्या वो सोचते हैं, कैसे वो अपने जंगलों को सुरक्षित रखते हैं, देवसारी क्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वहाँ के लोगों ने इसका विद्रोह कैसे किया और उस विद्रोह को दबाया कैसे गया। ठीक है? जावा में भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना कि इंडिया और जावा की जो कंडीशन थी वो काफ़ी हद तक सिमिलर थी, रूल्स उस पर सेम जो है लगाए गए थे। ठीक है? इसके बाद वॉर एंड डिफॉरेस्टेशन, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इतनी चीज़ें याद रखोगे तो चैप्टर काफ़ी है आपका, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मत करना। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री हो गया, सामिन चैलेंज वगैरह, ये बहुत डिटेल में आता नहीं है। ठीक है? इतना ही मेरी बात थी आज के लिए। अगर आपको पसंद आया हो जो है लेक्चर, तो आप जो है इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। आप तो बोले